Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो फ्रेंड्स, आज की इस दमदार धुआंधार वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी भारत में अब तक जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं या जो भी प्रमुख समझौते हुए हैं, खासकर आज़ादी के दौरान। आज़ादी जब हमारे भारत को मिलने वाली थी उस समय पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई थी और बड़े बड़े समझौते भी हुए थे जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चंस आज तक पूछे जा रहे हैं। और जो आपका जो भी एग्जाम होता है फ्रेंड्स, तो उसमें इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपका बन जाता है। तो इसलिए साथियों, आप इस वीडियो को देख लिए, 10-12 मिनट की वीडियो है जहां से आपको 2-3 क्वेश्चंस आपके पक्के कवर हो जाएंगे और आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नो टाइम वेस्टिंग, नो बकवास, सीधे क्लास। तो साथियों, बात करते हैं प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौतों की। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्य जो आंदोलन थे, जैसे कि होम रूल, आपका लखनऊ पैक्ट, और कौन सा रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी रीव समझौते और पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग, शिमला समझौता और भूदान आंदोलन। तो एक ही वीडियो में हम इतना सब कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात करें जो भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं हैं, और ये जो है कब 1885 से 1951 के बीच में जो भी मुख्य आंदोलन और घटनाएं हैं उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बात करें यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1985 को। और जो संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक देश के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम AU ह्यूम के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ के निवासी थे? तो भाई साहब, जो ये AU ह्यूम थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और स्थान था बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। देखिए, इस विद्यालय के बारे में भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं 1885 में हुई थी। आपसे ये बहुत कम पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो भाई साहब, वह स्थान था कहाँ? महाराष्ट्र का बम्बई क्षेत्र, और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था जिसमें इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय पर भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। सभी फैक्ट याद करिएगा। और दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यदि आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था, तो भैया वो रखा था दादा भाई नेहरू जी ने। और इसका जो पहला नाम था वो क्या था? इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें होम रूल आंदोलन की, तो भाई साहब, होम रूल आंदोलन जो है ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। और होम रूल आंदोलन नाम क्यों पड़ा? तो भैया, ये आयरलैंड का एक होम रूल आंदोलन था, उससे ये बहुत अधिक प्रभावित है ये आंदोलन, इसलिए नाम रखा गया था होम रूल आंदोलन। उसके जो मुख्य नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने किया था बेलगाम पुणे से, और एनी बेसेंट थी, इन्होंने मद्रास से शुरू किया था ये होम रूल आंदोलन। तो ये दोनों को याद रखेगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। चलिए अगले आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। अगला है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट बहुत ही फेमस ये रोलेट एक्ट है, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा इतिहास में इसके बारे में। जो ये हुआ था 19 मार्च 1919 को। और साथियों देखिए, इस एक्ट को क्या कहा गया था? इसे एक्ट को काला कानून कहा गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये बहुत ही वाकई काला कानून था। जो अंग्रेज थे उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इससे पहले भाई साहब हुआ था कौन सा? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें भारतीयों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उसके बाद में भारतीयों ने अंग्रेजों से ऐसी उम्मीद की थी कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे यदि हम उनका साथ देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसके बाद में रोलेट एक्ट आया, जिसके अंतर्गत जो है बिना किसी की जो भी डाउट के आधार पर, अर्थात गलती हो या ना हो वह बाद का सवाल है, कि किसी पर भी संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए इसको बिना वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का काला कानून कहा गया। कैसा? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ये कानून कहा गया था किसको? रोलेट एक्ट को। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों पंजाब से संबंधित थे, और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों क्या किया था? 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता थे दोनों, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ही क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के विरोध में भाई साहब बहुत बड़ा एक क्या हुआ? एक जनसभा हुई, अर्थात लोग इकट्ठा हो गए इनके विरोध में। कहाँ पर हुए? जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और कब हुए? 13 अप्रैल 1919 को। ये घटना बहुत ही भाई साहब, इसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की, जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हुए थे रोलेट एक्ट के विरोध करने के मामले में। तो भाई साहब उसी के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई
और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ये कोई भी हंगामा इन्होंने नहीं किया, ये बिल्कुल आराम पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि एक जनरल डायर था भाई साहब, इसने क्या किया, इन पर अंधाधुंध गोले चलवा दी। और इस घटना के विरोध में ही महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि लौटा दी थी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में। इसमें बहुत से बेकसूर लोग मारे गए थे। और इस घटना की जांच के लिए आया था हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था इस घटना की जांच करने के लिए। और बात करें सरकारी रिपोर्ट की, तो भाई साहब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 379 व्यक्ति मारे गए थे। परंतु कांग्रेस समिति की जो बैठक थी उसने निर्णय लिया, उसने फैसला किया, अर्थात उसने ये जांच की। उसकी जांच के अनुसार इसमें लगभग 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। और वास्तव में 1000 से अधिक लोग इसमें मारे भी गए थे। और याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय था। इसने क्या किया था? इसने भाई साहब जनरल डायर का क्या किया था? सहयोग किया गया था। आपसे देखिए, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि किसने साथ दिया था जनरल डायर का, तो साथ किसने दिया था? ये भारत का जयचंद था, इसने साथ दिया था हंसराज ने। आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यदि एग्जामिनर ने चाहा, यदि उसका खोपड़ी घूम गई, उसकी सिर में खुजली हो गई, तो वह क्वेश्चंस को बहुत गहराई में जाकर बनाएगा और बड़ा ही उल्टा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, उसकी सहायता की थी। तो वह था भारत का दूसरा जयचंद, हंसराज। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चलते हैं खिलाफत आंदोलन की। ये भी कब हुआ था? 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि खिलाफत आंदोलन ये तुर्की में खलीफा का एक पद होता है, उसके समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ ये आंदोलन था। अर्थात कहने का मतलब है कि ब्रिटिशों ने क्या किया था, जो तुर्की में खलीफा पद था उसको ख़त्म कर दिया था। और उसी के विरोध में ये पूरा विश्वव्यापी आंदोलन हो गया था। और भारत में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। यहाँ पर भी जो है खिलाफत आंदोलन हुआ। और यहाँ पर जो शौकत अली और कौन सा मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने जो है भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और बाद में इसे गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त हुआ था खिलाफत आंदोलन को। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1920 की। ये था असहयोग आंदोलन, जो हुआ था आपका 1920 में शुरू। और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग, इसके नाम से ही जाहिर है असहयोग। अर्थात इन्होंने इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेजी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया। और जो भारतीय पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी ड्यूटियां नहीं निभाई। जो डॉक्टर्स थे वो अपने काम पर नहीं गए। जो वर्कर थे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, वो अपने काम पर नहीं लौटे। तो इसलिए जो है इन्होंने हर तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया किसी प्रकार से। इसलिए जो है इसको असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। और इसका बहुत बड़ा असर भी देखने को मिला था। तो याद रखिएगा, ये जो आंदोलन है ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है चोरा चोरी कांड। तो भाई साहब, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसी के मामले में जो है, इसी के विरोध में 1922 की ये घटना है। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने, गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक चोरी चोरा नाम का एक पुलिस थाना है, उसमें क्या किया गया था? आग दे दी गई थी। और इस आग में भाई साहब 23 पुलिस वालों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई थी। और इसी के बाद जो है क्या किया था, गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस भी ले लिया था, इसी घटना से पीड़ित होकर, इसी घटना से दुखी होकर। उसके बाद आपका आता है 1930 का कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कब? दांडी मार्च के साथ में शुरू की थी। दांडी मार्च जिसे हम नमक कानून भी कहते हैं। और इसी के साथ जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना शुरू किया। और 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग कौन सी थी? 11 सूत्रीय मांग का इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। और जिसका जो है उस समय पर वायसराय था लॉर्ड इरविन। और इसने इसको क्या किया भाई साहब? इसने इसको अस्वीकार कर दिया 11 सूत्रीय मांग को गांधी जी की। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि इन्होंने शुरू किया 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि देशव्यापी था। और इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन था, जो आगे था गोलमेज सम्मेलन। देखिए, गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। और ये तीनों के तीनों ही कहाँ पर? ये तीनों के तीनों गोलमेज लंदन में आयोजित किए गए थे। और एक पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और तीनों ही भाई साहब इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में बनता है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि गोलमेज को गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको एक राउंड टेबल दिखाई दे रही है, ये आपकी गोलमेज। तो यहाँ पर सभी जो हैं यहाँ बैठेंगे। और ये आपकी ये आयताकार एक टेबल है,
यहाँ पर बाकी सभी इधर बैठे हैं, जो हेड होता है वो कहाँ पर बैठता है, यहाँ पर होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि ऐसी टेबल है तो उसमें भाई साहब कोई एक हेड होगा, एक मुखिया होगा, और जो वरिष्ठ होगा, सीनियर कहलाएगा, उसकी बात को सब लोगों को ध्यान से सुनेंगे, मानेंगे। लेकिन यदि बात करें राउंड टेबल की, जो गोल मेज है ये, तो इसके चारों तरफ सभी बैठेंगे और इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब प्रकार से सभी बराबर हैं। इसलिए जो है अंग्रेजों ने बड़ा दिमाग लगाया, बहुत चालाक थे, बहुत क्लेवर थे। उन्होंने दिमाग लगाया कि हम भारतीयों को बेवकूफ़ बनाएं और एक गोल में सम्मेलन करें, ताकि जो है उनको ये लगे कि यहाँ पर कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। और यही दिखाने के लिए गोल में सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932 में, और तीनों लंदन में हुए थे। और भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भाई साहब मात्र स्वयं के खर्चे पर, अर्थात अपने खर्चे पर, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यह भी आपसे पूछा जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए तो तीनों में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसमें क्या किया था, ये वहाँ के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। चलिए अब एक एक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये भाई साहब आपका कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को ये शुरू हुआ था। और स्थान कौन सा था, तीनों ही लंदन में हैं। तो तीनों ये क्या है, सेंट पॉल पैलेस था लंदन में, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और वायसराय थे लॉर्ड लिनथिंगो, जो भारत के में वायसराय थे अंग्रेजों के, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। और इसमें जो सदस्य थे वो मुस्लिम की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, दलित वर्ग की ओर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। देखिए, महात्मा गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहाँ भी महात्मा गांधी का नाम जुड़ जाए तो भाई साहब वो क्वेश्चन अपने आप ही इंपोर्टेंट हो जाता है। और याद रखिएगा, गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन आए थे, और इन्हें विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था, आधा नंगा फकीर। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तो भाई साहब तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था, और ये स्थान था लंदन। और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन क्या हुआ था, असफल रहा था, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं पूना समझौते की ओर। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को जरवदा जेल, ये कहाँ पर है, पूना में है, ये यहाँ पर हुआ था। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये हुआ था पूना पैक्ट, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता। और जरवदा जेल भाषा ये वही जेल है जहाँ पर अभी कुछ साल पहले जो संजय दत्त, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े जाने मानी हस्ती है, हीरो हैं, तो भाई साहब ये जरवदा जेल में ही बंद है, पुणे में। और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से एक विजिट किया था, और उस दौरान जो है जरवदा जेल में जो संजय दत्त है वो बंद थे, मैं उन्हें मिलकर भी आया था वैसे तो याद रखिएगा, पर इतना याद रखिएगा कि जरवदा जेल कहाँ पर है, पूना में है। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यहीं पर पूना पैक्ट समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और इसके परिणाम क्या होते हैं, परिणाम होते इसके केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया गया था। और जो प्रांतीय विधानमंडल है उनमें दलित वर्ग के लिए सीटें 71 थी पहले, 71 से कितनी की गई, बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। ये इसका जो परिणाम निकला था। चलिए नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की मांग। तो भाई साहब पाकिस्तान की मांग कब हुई थी, तो ये 24 मार्च 2040 को, करेक्शन 1940 को, फ्रेंड 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसी में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी पहली बार। और यदि बात करें माउंटबेटन योजना की, तो भाई साहब 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने क्या किया था कि भारत के विभाजन की योजना रखी थी। किसने, वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को। और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अर्थात भारत जो है अपना आज़ादी दिवस कब 15 अगस्त 1947 को मनाता है, और उससे एक दिन पहले अब पाकिस्तान जो है अपना 14 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाता है, और बड़ा खुश होता है कि हम भारत से पहले आज़ाद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता कि वह अपनी क्रूर हरकतों के कारण कितना बदनाम हो रखा है। चलिए, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा उसे कहा जाता है। और आप देखिए यहाँ मैप में ये आपको जो दिखाई दे रही है रेड क्लिफ रेखा, इसको जो है रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति है जो कभी भी भारत में नहीं आया था। देखिए बड़े अचंभे की बात है, रेड क्लिफ कभी भी भारत में नहीं आया था, लेकिन उसने वहीं पर बैठे बैठे एक नक्शा लिया और नक्शे पर एक लकीर खींच दी, और ये लकीर यहाँ खींच दी। इसको इसने कहा कौन सा, इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा। इधर वाले को जो ये था, जो अब जो है क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, इसे कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, इसे कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। और इसी रेखा को कहा जाता है किस, क्या, रेड क्लिफ रेखा। ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर।
चलिए, मैं शुरू किया था विनोबा भावे ने, और ये कुछ लोगों के साथ में घर से निकले और इन्होंने उन जमींदारों से अपील की जिन जमींदारों के पास में बहुत अधिक ज़मीन थी आज़ादी के बाद में और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों के साथ में निकले और एक तरह से भूमि दान करने की अपील की उन बड़े बड़े जमींदारों से। और भाई साहब, उन जो इनका ये भूदान आंदोलन था, इसका असर भी दिखाई दिया। इसके तहत जो है सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। इनका नाम आज भी जो है याद रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? जितने भी आंदोलन है सभी को रट लीजिएगा भाई साहब, कैसे भी करके पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पूरा इमेजिनेशन के साथ में समझा दिया है। मेरी जितनी कोशिश थी मैंने आपको पूरी कोशिश के साथ में समझाया है। यदि आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो भाई साहब कोई इलाज नहीं है इस बात का। और यदि आपको वाकई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को धुआं कर दीजिएगा इसको। और फ्रेंड्स, यदि कोई सुझाव है, कोई मिस टाइपिंग हो गई है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स जब आपको हमारा कंटेंट लाजवाब और अच्छा लगा हो। तो चले फ्रेंड्स, सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जिस भी एग्जाम में बैठे हैं आप उसको धुआं करें और उस एग्जाम में आप सफलता हासिल करें। फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।